तो आज के इस वीडियो में मैं नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा सीरीज मॉन्स्टर्स द लाइल एंड एरिक मेनेंडेज स्टोरी के पार्ट 2 को कवर करने वाला हूँ। और आज के इस वीडियो में टोटल 4 एपिसोड्स होंगे। एपिसोड 6, 7, 8 और 9 और 9 फाइनल एपिसोड है। मगर उससे पहले आप पार्ट 1 के वीडियो को देख ले जिसमें मैंने शुरुआत के 5 एपिसोड्स को कवर किया है, वरना इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। और कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और खास बात यह है कि ये एक रियल स्टोरी है। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो अब कहानी जाती है 1962 के समय को दिखाते हुए। जोजे और किटी पहली बार एक दूसरे से कॉलेज में मिलते हैं और उनका अफेयर शुरू हो गया था। जोजे कॉलेज के बाद ही अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लेना चाहता था, लेकिन उसकी माँ इस शादी के खिलाफ थी। मगर जोजे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी गर्लफ्रेंड किटी के मॉम से भी मिलने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर भी माहौल काफी गर्म हो गया था क्योंकि किटी की माँ जोजे को पसंद नहीं करती थी। लेकिन अपने परिवार के खिलाफ जाकर दोनों शादी कर लेते हैं। किटी थेरेपिस्ट से मिलने के लिए जाती है और उसके सामने कहने लगती है कि मेरे दोनों बच्चे पैरासाइट हैं, बस हमारे अंदर से सब कुछ चूस रहे हैं। वो कहने लगती है कि लायल से मुझे डर लगता है, और एरिक की बात की जाए तो उसका बिहेवियर भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से दोनों का ख्याल रखती है और कहती है जब उसके दोनों बेटे सो रहे होते हैं तभी वो उनके करीब जाने की कोशिश करती है, नहीं तो बाकी के समय उसे तो हिम्मत ही नहीं होती। उसे लगता था कि उसके दोनों बच्चे जोजे को उससे दूर करने की कोशिश कर रहे थे और वो अपने पति के मिस्ट्रेस लुइस के बारे में बताती है जिससे वो बहुत नफरत करती है। किटी बस टाइम पास करने के लिए घर को सजाने में लग जाती है और कहती है कि अगले हफ्ते वो सर्जरी कराने वाली है और उम्मीद है कि फेस लिफ्ट के बाद उसका पति उसे और ज्यादा पसंद करने लगे। सर्जरी कराने के बाद भी उसका पति उसे जरा भी भाव नहीं देता और अपनी पत्नी से कहता है कि सिर्फ चेहरा ही नहीं, अपने बॉडी पर भी ध्यान दो, 4-5 किलो कम कर लो तो अच्छी दिखोगी। क्रिसमस की रात है और पूरा परिवार एक साथ होता है और वो सभी लोग गिफ्ट खोलते हैं और जोजे तीनों के लिए गिफ्ट लेकर आया था। किटी के लिए एक खूबसूरत सा ब्रेसलेट था और एक शानदार मर्सिडीज गाड़ी भी, जिसे वो बहुत खुश हो गई थी। जबकि दोनों लड़कों के लिए किताबें थीं। जब दोनों इस बारे में पूछते हैं तो उसके पापा बताते हैं कि जब मैं इस कंट्री में आया था तो मैंने बहुत हार्ड वर्क किया और मैं चाहता हूँ कि तुम भी वैसा ही करो। मेरे मैनेजर के पास यही एक किताब थी, खाली समय में मैं इसे पढ़ता था और इसी को पढ़कर मैंने कामयाबी हासिल की। मगर देखते हैं कि उस किताब में बहुत सारी लाइंस कटी हुई है, जिस पर जोजे कहता है कि वो सारी लाइंस बेकार हैं। कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि लाइल और एरिक को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके पापा उन दोनों को जाकर छुड़ाते हैं क्योंकि दोनों ने फिर से चोरी की थी। जोजे को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके अपने बच्चे ये सब कुछ कर रहे हैं। उन्होंने दोनों को सब कुछ दिया लेकिन फिर भी वो लोग चोरी कर रहे हैं। फिर वो अपनी पत्नी से मिलता है और कहता है कि हम लोग यहाँ से बेवर्ली हिल्स शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ हम दोनों के बच्चों ने हमारी नाक कटवा दी है, वहाँ हम नई शुरुआत करेंगे। अब इसके बाद वो सभी लोग अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। जोजे अपने दोनों बच्चों के लिए डॉक्टर ओजिल को हायर करता है और वो डॉक्टर को समझा देते हैं कि मेरे दोनों बच्चे जो भी बोलेंगे यकीन मत करना, दोनों सोशियोपैथ हैं। उन्हें मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, तुम्हें बस उन दोनों को ठीक करना है। और इसके बाद दोनों भाई डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ पर मॉम डैड भी थे जो बस अपने बच्चों पर ताना ही मारते रहते हैं और कहते हैं कि उनके दोनों बच्चे मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। फिर वो अपनी पत्नी के साथ चला जाता है। वो अपनी कलीग मर्जी के सामने अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने लगता है। कहता है कि 16 साल का था जब मैं इस कंट्री में आया था और उसने होटल में काम किया, उसने जूठे बर्तन धोए, उसने क्या कुछ नहीं किया आज इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, और उसने अपने बेटों को इज्जत की जिंदगी दी, लेकिन बदले में उन दोनों ने अपने पिता को क्या दिया? बेइज्जती। वो कहता है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं उन पर चिल्ला रहा हूँ, गुस्सा करता हूँ, लेकिन करूँ क्या? इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। वो सुनते ही नहीं है। वो लोगों के घर में चोरियां करते हैं और वो काफी हताश हो गया था और कहता है कि यहाँ कुछ भी सही नहीं चल रहा। अगली सुबह 5:30 बजे किचन में बैठकर जोजे कॉफी पी रहा था। अपनी पत्नी से वो कह देता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और वो परिवार से प्यार नहीं करता और वो अगली फ्लाइट से न्यूयॉर्क जा रहा था क्योंकि पैसे जो कमाने हैं और इस परिवार को तो यही तो चाहिए, पैसा। किटी यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसके पति ने उसके मुंह पर ये सब कुछ कह दिया कि वो उसे प्यार नहीं करता। वो कहती है कि पहली नजर में तुमने मुझसे प्यार किया और तुम्हारे झूठ को मैं सच नहीं मान सकती। तुमने कहा कि हम यहाँ आ जाते हैं और हम यहाँ आ गए और यहाँ मेरा दूर दूर तक कोई भी नहीं। तुमने मुझे सिर्फ अपना क्रेडिट कार्ड दिया मुझे खुश रखने के लिए और मैं हर रोज अपने लिए मौत मांगती हूँ, लेकिन उसका पति इस पर सिर्फ यही कहता है
तुम जाकर सो जाओ। इसके बाद जोजे न्यूयॉर्क पहुंचता है और वो म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना कदम रखना चाहता था। मेनुडो नाम के बैंड पर वो इन्वेस्ट करना चाहता था, वो भी $30 मिलियन। वो एक होटल में रुका हुआ था और वहां पर वो अपने एंजॉयमेंट के लिए एक लड़के को बुलाता है। पहले तो वो अपना ज्ञान झाड़ने लगता है और उस लड़के को बहुत नीचा दिखाता है और कहता है कि उसे होमोसेक्सुअल वर्ड से नफरत है। फिर वो उस लड़के के साथ एंजॉय करता है। घर पर हम देखते हैं कि एरिक अपने दोस्त क्रेग के साथ स्क्रीन प्ले पर काम कर रहा था और वो अपनी माँ पर चिल्लाने लगता है कि उसकी माँ को बस सही से टाइप करना था जो वो नहीं कर पाई। लेकिन किटी अपने बेटों को दिखाती है कि उसने लिखा ही गलत था, तो उसने वैसा ही टाइप किया जो लिखा हुआ था। वो अपने बेटों से कहने लगती है कि तुम्हारे पापा घर पर नहीं है तो तुम मेरे से इस तरह ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। वो गुस्से में वहां से चली जाती है। इसके बाद वो सभी के लिए खाना बनाती है और खाने में कुछ लगा हुआ था, जिस पर लायल कहता है कि आपने खाने में जहर डाला है। वो गुस्से में उठकर चला जाता है और अपने छोटे भाई से भी कहता है खाना नहीं खाने, जिससे कि किटी परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम दोनों भाइयों को सच में जहर खिला देना चाहिए था। लेकिन तभी उसे कुछ होने लगता है और उसे दोहरे पड़ने लगते हैं और दोनों बेटे बस खड़े रहकर ये सब कुछ देख रहे थे। मतलब कि सच में कुछ खाने में मिला हुआ था, जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। कुछ दिनों के बाद जोजे वापस बेवर्ली हिल्स पहुंच जाता है और अपनी पत्नी को खुशखबरी देता है कि उसने एक बहुत बड़े बैंड को साइन कर लिया है और उसे पता है कि घर पे क्या हुआ था। उस एरिक ने उसे सब कुछ बताया और वो अपनी पत्नी को संभालता है और उसके बाद वो अपने दोनों बेटों को हर उस घर में लेकर जाता है जहाँ उन दोनों ने चोरी की थी और वो दोनों भाई परिवार वालों को सॉरी कहते हैं। जोजे चाहता है कि उनके दोनों बेटे सुधर जाएं और अगर लाइल को प्रिंसटन जाना है तो पुलिस रिकॉर्ड साफ होना चाहिए। ऑफिस में मर्जी जोजे से बात करने के लिए आती है और वो मर्जी से बताने लगता है कि उसे बस एक और $20 मिलियन का डील करना है। उसके बाद वो फ्लोरिडा चला जाएगा और वहीं सेटल हो जाएगा। फिर एक दिन उसे प्रिंसटन के प्रिंसिपल का कॉल आता है और तभी उसे पता चलता है कि उसका बड़ा बेटा लाइल चीटिंग करते हुए पकड़ा गया और उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। वो अपने बेटे को कब्रिस्तान के पास लेकर आता है और वो जानना चाहता है कि आखिर उसके दोनों बच्चे इस तरीके से बर्ताव क्यों कर रहे हैं, वो अपने ही मॉम डैड को परेशान क्यों कर रहे हैं। लाइल बताता है कि आपको सच में सच जाना है तो मैं आपको बताता हूँ। वो सारे मोमेंट्स को याद करिए जब आपने हमें सबके सामने निकम्मा नाकारा कहा। अगर आपको नहीं पता तो यह अब्यूज है। जोजे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और कहता है कि क्या तुम इस वजह से निकम्मा बन गए क्योंकि मैं तुम्हें मारता था, लेकिन सच बात तो यह है कि मैं तुम्हें कभी ज्यादा मारा ही नहीं जितना मेरे डैड ने मुझे मारा। वो मुझे इतना मारते थे कि 2 दिन तक मैं घर में पड़ा रहता था। अब इसके बाद घर आकर वो अपने छोटे बेटे एरिक से मिलता है और उसे एक क्रीम देता है क्योंकि उसके पैर में इन्फेक्शन हो गया था और उसके पैर में वो क्रीम लगाने लगता है और कहते हैं कि तुम कॉलेज में भी टेनिस खेलना चाहते हो क्या, मगर तुम टेनिस तो अच्छा खेलते नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें बिजनेस स्कूल में भेजना चाहता हूँ। और जोजे को एरिक के मॉडलिंग फोटोज भी मिल जाते हैं, जिसे देखकर वो काफी गुस्सा था कि आखिर एरिक ये सब क्यों कर रहा है। और जोजे एरिक से पूछता है क्या तुम होमोसेक्सुअल हो, क्योंकि मैंने कभी तुम्हें किसी लड़की के साथ नहीं देखा। वो अपने बेटे को बताते हैं कि मैं सेनेटर बनने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम पॉलिटिक्स में आओ, मेरी मदद करो और फ्यूचर में तुम्हारी गर्लफ्रेंड की जरूरत होगी। मैंने एक लड़की ढूंढ ली है, उसका नाम है जेनिस। मैंने उसके पेरेंट्स से बात की है और तुम उस लड़की को प्रॉम पे लेके जाओगे। मुझे बस तुम दोनों की एक तस्वीर चाहिए साथ में बस, और उसके बाद तुम और तुम्हारा दोस्त क्रेग आपस में क्या करते हैं मुझे कोई लेना देना नहीं है। एरिक अपने पापा से कह देता है कि मुझे बिजनेस नहीं करना, मुझे मॉडलिंग और एक्टिंग करनी है, लेकिन उसके डैड उसे पकड़कर कमरे में ले जाते हैं और बहुत डांटते हैं। किटी ये सब कुछ बाहर से सुन रही थी, लेकिन वो इस सब के बीच में नहीं पड़ती। एक रात जोजे एरिक के कमरे में जाकर कॉन्डम चेक करने लगता है और वो अपनी पत्नी को आकर बताता है कि मैंने उसे 10 कॉन्डम दिए थे और अभी भी 10 ही हैं। वो कॉन्डम यूज नहीं करता। किटी कहती है नहीं करेगा क्योंकि उसकी कोई गर्लफ्रेंड ही तो नहीं है। जोजे कहता है फिर भी वो कॉन्डम यूज नहीं करता और उसे डर है कि कहीं एरिक को एड्स ना हो जाए, इसीलिए किटी एरिक के प्राइवेट पार्ट चेक करती है देखने के लिए कहीं ब्लिस्टर्स या वगैरह कुछ तो है नहीं। एक रात किटी अपने पति से पूछ लेती है कि मुझे जानना है कि तुम्हारे और दोनों बेटों के बीच क्या चल रहा है, या तुम्हें वो दोनों पसंद हैं। बहुत अजीब है ये सोचना कि एक पिता का अफेयर उनके बेटों के साथ चल रहा है। जोजे इस बात से नकारता है और कहता है कि उसके और उसके दोनों बेटों के बीच में कुछ भी सेक्सुअल जैसा नहीं है। फिर वो अपने बारे में बताने लगता है कि जब वो बहुत छोटा था तो उसकी माँ उसे सहलाती थी जब तक कि उसे इरेक्शन नहीं आता था। ये देखकर उसकी माँ को बहुत मजा आता था, लेकिन जब वो 7 साल का हुआ तो जोजे की बहन मार्ता ने मना किया अपनी माँ को ये सब करना गलत है। इसीलिए वो अपनी पत्नी से कहता है कि ये सब तो हर परिवार में होता ही है,
ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किटी को ये सब गलत लगता था। किटी थेरेपिस्ट से बात करते हुए कहने लगती है कि वो बचपन से अपने घर में अब्यूज देखते आई है। उसके डैड उसकी मॉम को पीटा करते थे। डॉक्टर दोनों से पूछते हैं क्या दोनों के साथ बचपन में सेक्सुअल अब्यूज हुआ था। किटी कहती है नहीं। जब जोजे की बारी आती है बोलने की तो वो नाराज होकर वहां से चला जाता है क्योंकि वो इस बारे में नहीं बात करना चाहता। वो अपनी माँ को कॉल लगाता है और कहने लगता है वो बात जब अपनी माँ से वो छोटे में नहीं कह पाया। वो कहने लगता है कि मैं आपको कभी नहीं बता पाया कि आपने मुझे कितना हर्ट किया है। मेरी बहन ने आपसे कहा आपने जो किया वो गलत है, लेकिन आप नहीं रुकी। जोजे ये सब कुछ कहते हुए रोने लगता है। अगले दिन वो अपने लॉयर को बुला लेता है अपने वसीयत में कुछ चेंजेस करने के लिए, और ये सब कुछ एरिक सुन रहा था, लेकिन जोजे अपना ऑफिस बंद कर देता है। डॉक्टर ओजिल से बात करते हुए अपने दोनों बेटों की वो बेइज्जती करता है और किटी कहती है पता नहीं भगवान ने मुझे ऐसे औलाद क्यों दिए हैं। वो कहने लगती है कि मुझे और सेशंस में नहीं आना, और दोनों भाइयों को बहुत अजीब लगता है जब उनके पापा बहुत ही भयानक तरीके से स्माइल करने लगते हैं। इसके बाद वो चारों सीयर्स जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, और उसके बाद हम उसी रात को देखते हैं जब जोजे किटी टीवी देखते हुए डेजर्ट खा रहे थे और दोनों बहुत खुश थे कि तभी दोनों बेटे घर आते हैं, और ये वही रात है जब उन्होंने अपने पेरेंट्स का मर्डर किया। अब कहानी जाती है 1983 में, और हम एक कोर्ट ट्रायल देखते हैं जहां पर डोमिनिक होता है, और ये ट्रायल चल रहा था क्योंकि उसकी बेटी का मर्डर हो गया था और मर्डर चार्जेस उसकी बेटी के बॉयफ्रेंड पे लगा था जिसका नाम था जॉन। लेकिन आरोपी को निर्दोष करार दे दिया जाता है, लेकिन उसे दोषी करार दिया जाता है मजबूरी में हत्या करने के आरोप में। अपनी बेटी के मर्डर पर नॉट गिल्टी पाने के बाद डोमिनिक जज पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि इस आरोप ने मेरी बेटी का गला घोट कर मारा और इस कोर्ट से जरूरी एविडेंस छुपाए गए हैं। और वो जूरी से भी कहने लगता है कि ये आदमी हमेशा से औरतों के साथ हिंसा करता आया है। इसने महीनों तक मेरी बेटी को पीटा और आखिर में उसका गला घोट कर मार डाला। वो जॉन को मॉन्स्टर कहता है। अब कहानी आती है ट्रैक पर। लाइल से मिलने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड जेमी आती है। जेमी उसे कहती है मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम दोनों ब्रेकअप कर लें। लाइल चाहता है कि जेमी एक मूवी देखने के लिए जाए और उस मूवी देखने के बाद उसे कुछ करना पड़ेगा। जेमी को कोर्ट में कहना पड़ेगा कि लाइल के डैड ने उसका रेप किया। जेमी झूठी गवाही देने से मना करती है। इसके बाद वो अपने सारे दोस्तों से मिलता है और वो दिन याद दिलाने लगता है जब उसके पेरेंट्स ने उसके ऊपर कुछ गलत किया था, लेकिन उसके सारे दोस्त लाइल का साथ नहीं देना चाहते। अब दोनों भाई लॉयर से बात करते हैं। जिल पूछती है क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हारे डॉग को मार डाला था। लाइल कहता है हाँ, उन्होंने उस कुत्ते के सिर को काट दिया था। वो हमेशा मेरा मजाक उड़ाते थे। अब इसके बाद लेस्ली और जिल एक दूसरे से बात करते हैं और जिल बताती है कि वो दोनों भाइयों पर यकीन करना चाहती है, लेकिन वो कहती है लाइल जिस तरीके से ये सारी स्टोरीज बता रहा है मुझे उस पर यकीन नहीं होता। लेस्ली भी कहती है मैं भी ऐसा ही सोचना चाहती हूँ कि वो दोनों सच कह रहे हैं। बात करने पर ऐसा लगता है दोनों मासूम बच्चे हैं, लेकिन कोर्ट में ऐसा लगता है कि दोनों साइकोपाथ हैं और उन्हें लगने लगता है क्या दोनों भाई ने मिलकर ये झूठी कहानी बनाई है। लाइल को कई सारे खत आते हैं और उसमें एक नॉर्मा नाम की औरत का होता है और वो यकीन करती है कि लाइल ने अपने पेरेंट्स को नहीं मारा। इसके बाद लाइल नॉर्मा को फोन लगाता है और उसे बस बातें करते ही रहता है। एरिक थेरेपिस्ट से बात करता है और वो अपनी कहानी बताने लगता है, मगर वो कहता है ये सब कुछ झूठ है। थेरेपिस्ट उसे पूछते हैं तो तुमने ये सब झूठ क्यों बोला, क्या तुम्हारे बड़े भाई ने कहा था तुमसे ये झूठ बोलने के लिए। तो एरिक रोने लगता है। जिल लाइल से कहती है उस दिन के बारे में सारी जानकारी दो, तुम्हारी मॉम डैड की आखिरी दिन के बारे में। तो वो कहने लगता है कि उस दिन वो टेनिस खेल रहा था और उसका ध्यान गेम पर नहीं था क्योंकि उसे पता था कि उसके मॉम डैड उन्हें मार डालेंगे। ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। फिर दोनों भाई मिलने का प्लान बनाते हैं और दोनों भाई मूवी देखने जाना चाहते थे, मगर जोजे और किटी मना करते हैं। जोजे एरिक की तरफ बढ़ता है मगर लाइल बीच में आ जाता है और इसके बाद दोनों भाई शॉटगन लेकर गाड़ी के पास मिलने का प्लान बनाते हैं, जबकि ऊपर मॉम डैड भी बंदूक लेकर खुद को तैयार कर रहे थे। और जैसे ही दोनों भाई बंदूक लेकर अंदर आते हैं तो उनके मॉम डैड उन्हें मार डालते हैं। जिल कहती है मगर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। लाइल कहता है मुझे लगा ऐसा ही कुछ होगा। लेस्ली उसे कहने लगती है कि तुमने जब ये सारी बात मुझे पहली बार बताई थी तो तुम ये सब फील करके बोल रहे थे और मैं भी फील कर पा रही थी। तुम एक एक डिटेल बता रहे थे, लेकिन जैसे ही तुम कैमरे के सामने आते हो ऐसा लगता है तुम ये सब बना रहे हो। वो पूछती है ये बताओ कि तुमने अपनी मॉम को क्यों मारा। लाइल कहता है क्योंकि हम उन्हें आजाद करना चाहते थे। लेस्ली कहती है मैं ये नहीं सुनना चाहती, तुम ये बताओ तुमने अपनी मॉम को क्यों मारा। पीछे से एरिक कहता है क्योंकि उन्होंने डैड को रेप करने से रोका नहीं। लेस्ली कहती है मैं यही सुनना चाहती हूँ, तुम दोनों को मौत की सजा मिलने वाली है तो अपने इमोशंस को बाहर लाओ और सच बताओ। जिसके बाद वो कहने लगता है कि वो अपनी मॉम से सच में प्यार करता था और चाहता था कि उसकी मॉम डैड से दूर हो जाए ताकि वो खुश रहे। और वो कैमरे के सामने
उसे इस तरीके से मजबूर और कमजोर देखकर लेस्ली काफी खुश होती है और कहती है कि कोर्ट में तुम्हें इसी तरह दिखना है। कहानी जाती है जुलाई 1993 में, जब दोनों भाइयों को ट्रायल के लिए कोर्ट में लाया जाता है और पहले वो लोग अपने कपड़े को चेंज करते हैं। ट्रायल की शुरुआत में लेस्ली जूरी से बात करती है और वो जूरी से कहती है कि आपको यह जानना होगा कि आखिर इन दोनों भाइयों ने अपने मॉम डैड को क्यों मारा। सवाल बहुत आसान है, लेकिन इसका जवाब जो आप सुनने वाले हैं वो हकीकत से परे है और आपको भी हैरानी होगी जब आपको पता चलेगा कि इनके पिता कितने घिनौने इंसान थे जिन्होंने अपने ही बेटों को मोलेस्ट किया। और इन दोनों भाइयों ने ये अपराध लालच या फैंसी कार या कपड़ों के लिए नहीं किया। ट्रायल हो जाने के बाद बाहर में डोमिनिक लेस्ली से मिलता है और उसे पूछने लगता है कि काफी दिलचस्प है तुम्हारा ये एंगल, इसी एंगल से तुमने उस लड़के को भी बचाया था जिसने अपने पिता को मारा था। लेस्ली उसे रोकती और कहती है कि आपकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ मुझे अफसोस है, उस आदमी को रिहा नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ, लेकिन आपको नहीं पता उसने आपको क्या दिया। उसके वजह से आपको एक नया करियर मिला और एक घटिया नजरिया भी। इसके बाद डोमिनिक बाकी जर्नलिस्ट से मीटिंग करता है और उनके साथ वो मेनेंडेज मर्डर केस के बारे में बात करने लगता है और उसे एरिक और लाइल पर पूरा शक था। कहता है कि अगर उनके मॉम डैड उन्हें मारना चाहते थे तो किटी अपने दोस्त को रात पत्ते खेलने के लिए क्यों बुलाती है। अगर फिशिंग के समय उन्हें लगता है कि उनके मॉम डैड उनकी जान लेने वाले थे तो उन्हें ऐसा क्यों लगता था, क्योंकि वहाँ तो और भी 3 लोग मौजूद थे, वो चारों अकेले तो नहीं थे। और अगर उन दोनों भाइयों के साथ बचपन से जो कुछ भी हो रहा था उनके बारे में उन्होंने पुलिस को क्यों नहीं बताया, क्योंकि दोनों भाइयों ने जो कुछ भी कोर्ट में बताया वैसा कुछ हुआ ही नहीं था। उन्होंने कोर्ट में झूठ बोला। जोजे की बहन मार्टा को बुलाया जाता है और वो भी कहने लगती है कि उसका भाई अपने बच्चों को मारता पीटता था, वो चाहता था कि उनके दोनों बेटे मजबूत बने। इसके बाद वहाँ पर दोनों भाइयों के कजन को बुलाया जाता है और वो भी बताता है कि टेनिस के बाद उसके अंकल दोनों भाइयों में से एक को कमरे में ले जाते थे। डोमिनिक का मानना है कि ये सब तो सबके साथ में ही होता है। वो कहता है उसके डैड भी उसे बहुत मारा करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने डैड को मार डालेगा। डोमिनिक को लगता है कि दोनों भाइयों को ये सेक्सुअल अब्यूज वाला एंगल किसी किताब को पढ़कर मिला। उसमें वो छोटी छोटी जानकारी थी जिसके मदद से वो कोर्ट में लोगों को यकीन दिला सकें कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ। फिर वो एरिक के गे होने की बारे में बात करता है और इस बारे में उसे एक कलीग पैम बताती है जो कि दोनों भाइयों के खिलाफ लड़ रही है और सब लोग जानते हैं कि एरिक गे है। डोमिनिक पूछता है तुम्हें कैसे पता, तो वो कहती है क्योंकि जेल में बहुत सारे कैदी हैं जिनके साथ एरिक इंटीमेट होता था, यहाँ तक कि एरिक होमोसेक्सुअल एरोटिक फोटोज क्लिक करवाता था। लेकिन गेस्ट कहते हैं ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब ये नहीं कि एरिक बुरा इंसान है। डोमिनिक को लगता है शायद ऐसा कोई राज है जो उनके पिता नहीं जानते थे लेकिन उनकी माँ को पता चल गया था। शायद वो दोनों भाई एक दूसरे को सेक्सुअली पसंद करते थे। डोमिनिक को लगता है अगर ये बात बाहर आ जाती तो दोनों भाइयों को बहुत जिल्लत सहनी पड़ती और शायद इसीलिए उन दोनों ने अपने पेरेंट्स को मार डाला। वो कहता है कोर्ट में लेस्ली मुद्दे से भटकाने की पूरी कोशिश करेगी और वो ऐसा भी कोशिश करेगी कि इस केस को कोई हॉलीवुड फिल्म की तरह एंडिंग मिले, लेकिन भले ही उन दोनों भाइयों की परवरिश जैसी भी हुई हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन दोनों ने खून किया है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। सभी गेस्ट के जाने के बाद डोमिनिक अपने नौकर से बात करने लगता है जो कि मॉडलिंग भी करता है और वो डोमिनिक से कहता है कि उसने उसकी बेटी के फिल्म को देखा था। इसके बाद डोमिनिक अपनी बेटी को याद करने लगता है और वो काफी दुखी हो गया था और कहता है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड जॉन ने उसकी बेटी का 5 मिनट तक गला घोटा और उसकी बेटी लड़ती रही। जॉन ने कोर्ट में ये सब कुछ कबूल भी किया। उसे 3.5 साल की जेल हुई और उसे अब एक होटल में शेफ की नौकरी मिल गई है। फिर वो अपने नौकर से कहता है बहुत लेट हो गई है, तुमने मेरी बात सुनी इसके लिए शुक्रिया। फिर वो अकेले में रोने लगता है क्योंकि उसे अभी तक न्याय नहीं मिला था। अब वापस से मेनेंडेज केस पर ट्रायल पे आते हैं और लाइल को कटघरे में बुलाया जाता है। जेल उसे पूछती है क्या तुमने अपने मॉम डैड को मारा। वो कबूल कर लेता है। वो लाइल को जाकर एक लिफाफा दिखाती और कहती है इसमें लिखा हुआ है एरिक का 6th बर्थडे। अब तुम बताओ कि इस फोटो में ये कौन है। लाइल कहता है ये मैं हूँ और दूसरा उसका भाई। फोटोज कमर के नीचे के हिस्से वाले होते हैं। जेल पूछती है क्या कभी तुम्हारे डैड ने तुम लोगों से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की। फिर वो कहानी बताने लगता है जो उसने पहले दोनों वकील को बताया था कि सबसे पहले टेनिस मैच के समय यह सब शुरू हुआ जब उसके पापा उन दोनों को मसाज दिया करते थे। उसके डैड उसे रेप करते थे और उसके डैड ने उसे धमकाया था कि अगर वो इस बारे में किसी को भी बताता है तो उसके डैड उन्हें मार डालेंगे। उसके पापा उसके साथ ऐसा करते थे, इसीलिए लाइल अपने भाई के साथ भी वैसा ही करने लगा। ये सब सुनकर एरिक भी बुरी तरह रोने लगता है। डोमिनिक भी अंदर से हिल चुका था। पैम उसे आकर कहने लगती है कोर्ट में उन लोगों ने जो कुछ भी कहा लगता है लोगों ने उसे सच मान लिया है, मगर डोमिनिक वहाँ से चला जाता है। फिर हम लाइल को देखते हैं जो फिर से नॉर्मा से बातें कर रहा था और वो उसे कहता है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ उस पर वो एक स्क्रीन प्ले लिखेगा
और मूवी बनाएगा। डोमिनिक लेस्ली से आकर मिलता है और उसे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे उन दोनों भाइयों पर यकीन है, पर वो सोचने लगता है कि या तो वो दोनों भाई सच कह रहे हैं और उनके माता पिता जहाँ है वहाँ रहना डिजर्व करते हैं, या फिर लेस्ली ने उन दोनों खूनी भाइयों से ये सब कुछ कोर्ट के सामने कहने को कहा। लेस्ली उसे माफी मांगती है क्योंकि डोमिनिक की बेटी अभी इस दुनिया में नहीं है और उसे इंसाफ भी नहीं मिला। अब इसके बाद हम जेरी को देखते हैं जिसे कोर्ट में बुलाया जाता है और वो अपने बारे में बताती है कि उसके टेप्स की डुप्लीकेट कॉपी बनाने वाली कंपनी है और वो क्रिस्टल और स्टोन्स की स्पेशलिस्ट है। खैर, उसे कटघरे में बुलाया जाता है और लेस्ली उसे पूछती है कि उसके और डॉक्टर के रिश्ते के बारे में। जेरी कहने लगती है कि डॉक्टर उसका रेप करते थे, मेंटल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज और पता नहीं क्या क्या। डॉक्टर हमेशा उसे लटका के रखते थे कि वो अपनी पत्नी से डिवोर्स ले लेगा, लेकिन डिवोर्स का तारीख आज तक नहीं आया और उसके पास में रिकॉर्डर था जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता था। जब उस रिकॉर्डर को प्ले किया जाता है तो डॉक्टर ओजिल की कही गई रंगीन बातें कोर्ट में सभी लोग सुनते हैं। लेस्ली पूछती है उस दिन के बारे में बताइए जब डॉक्टर ने आपको एरिक के बारे में बताया था कि उसने कबूल किया कि उसने और उसके भाई ने अपने मॉम डैड को मारा। जेरी बताती है कि मैं ओजिल को छोड़ देना चाहती थी, लेकिन इस सब के चक्कर में उसने मुझे अपने करीब और बुला लिया। दोनों भाइयों के जाने के बाद डॉक्टर बिल्कुल भी डरे हुए तो नहीं लग रहे थे, मगर उसके बाद चीजें बिगड़ती चली गई। डॉक्टर जबरदस्ती जेरी को दवाई निगलने को बोलते हैं जिससे वो हॉस्पिटल पहुंच गई थी। अब कुछ सवालों के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। 1:30 बज गए थे, इसलिए लंच ब्रेक का समय था। दोनों भाई जब जेल जा रहे थे तो लाइल बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था और कहने लगता है कि हम दोनों के ऊपर मूवी बनने वाली है और उसे पूरा भरोसा है कि वो लोग इस केस को जीत जाएंगे। ये समय था 17 जनवरी 1994 का, जब सभी लोग जेल में भूकंप के झटके महसूस करते हैं और सभी कैदी बहुत ज्यादा डर गए थे। लेस्ली भी डर गई थी और वो जेल फोन करके पूछने लगती है कि आखिर वो बिल्डिंग सही सलामत है या नहीं, या गिर गई। लेकिन उसका पति कहने लगता है कि हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। कुछ समय के बाद वो जिल से मिलती है जो बताती है वो दोनों बिल्कुल सही सलामत है। तभी उन्हें फिर से झटका महसूस होता है। अगले दिन दोनों भाइयों को कोर्ट ले जाया जाता है और वहाँ लाइल अपने भाई को समझाने लगता है कि कोर्ट में थोड़ा सा इमोशनल हो जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरिक कहता है वो सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन जब उसे कटघरे में बुलाया जाता है तो माइक में बोलने से उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि माइक में आवाज फट रही थी। इस वजह से काफी दिक्कत आ रही थी। लाइल काफी ज्यादा नाराज होने लगता है क्योंकि उनका ड्रामा काम नहीं कर रहा था। एरिक माइक के वजह से परेशान हो गया था और कहता है मुझे ब्रेक चाहिए। ब्रेक के बाद में वो बताता है कि उसके डैड उसे मोलेस्ट करते थे। इसके बाद पैम उन दोनों भाइयों से सवाल पूछती है और कहती है कि तुम दोनों भाइयों ने झूठ बोला। फिर वो पूछती है कि क्या आप बिग 5 नाम के दुकान में गए थे हैंड गन खरीदने के लिए। एरिक कहता है हाँ। बताती है 1996 के बाद ही बिग 5 ने हैंड गन बेचना बंद कर दिया था, मतलब कि आप झूठ कह रहे हैं। एरिक कहता है वहां पर गन्स रखी हुई थी, हमने देखा, उस आदमी ने कहा था कि हम नहीं ले जा सकते। अब दोनों भाई जब जेल जा रहे थे तो लाइल अपने भाई पर चिल्लाने लगता है कि हम लोग बिग 5 से गन नहीं खरीदे थे, लेकिन एरिक अपने भाई पर चिल्लाने लगता है और इल्जाम लगाता है। कहता है कि ये सब करना तेरा ही आइडिया था, इसलिए तू मुझ पर इल्जाम मत लगा। लाइल उसे कहता है कि मैं कोर्ट में कुछ भी बोल सकता था, तेरे बारे में भी बोल सकता था, और फिर दोनों का झगड़ा बढ़ते ही जाता है। एरिक उसे कहता है ये बोल भी कौन रहा है जिसने अपने मॉम डैड के चेहरे पर गोली मारा। लाइल उसे कहता है तो कुछ भी बोल ले, बस ये मत भूलना कि हम लोगों ने अपने मॉम डैड को क्यों मारा। इसके बाद हम लेस्ली और टिम को देखते हैं जो आखिरकार एक बच्चा एडॉप्ट करते हैं, जिससे कि लेस्ली इमोशनल भी थी और खुश भी। जेल में देखते हैं कि फिर से भूकंप का झटका महसूस होता है। अगले ट्रायल में एरिक लेस्ली से उसके बच्चे के बारे में पूछता है और वो बहुत खुश होकर बताती है कि बच्चा बहुत ही खूबसूरत है और आज का दिन तुम्हारा है। लेस्ली कोर्ट में बताने लगती है कि इन दोनों भाइयों के पास पहले से ही इतना पैसा है, तो आखिर ये पैसों के लिए अपने पेरेंट्स का कत्ल क्यों करेंगे। और ये दोनों शॉर्ट गन खरीदने गए थे, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर रहा, लेकिन इस इलाके में इतनी चोरी होती है और अगर आप कोई एक गन खरीदते भी हैं तो इसका मतलब कि आप किसी को मारने वाले हैं। वो ज्यूरी से कहती है कि आप लोगों ने कजिन का बयान सुना कि किस तरीके से जोजे एरिक का प्राइवेट पार्ट का मसाज करता था। इन दोनों भाइयों का शोषण 6 साल की उम्र से शुरू हुआ। यहाँ तक कि आपने खुद सुना कि एरिक के कोच ने क्या कहा, जोजे बेरहम इंसान थे और बेरहम पिता भी। जो बच्चे बचपन से इतना कुछ सहते आ रहे हैं वो बड़े होकर परफेक्ट कैसे बनेंगे। हम तो यही सोचते हैं कि बच्चे तो झूठ ही बोलते होंगे, कहानी बनाते होंगे, लेकिन अगर ये सोचिए कि अगर इन दोनों भाइयों की जगह 2 लड़कियां होती तो क्या आप इस मामले में थोड़ा सा अलग सोचते हैं। क्या लड़कों पर सेक्सुअल अब्यूज नहीं होता। ट्रायल के बाद दोनों भाइयों को लगता है फैसला उनके
पक्ष में आएगा कि तभी फिर से भूकंप का झटका महसूस होता है। डोमिनिक कहता है भूकंप तो एरिक के लाइफ में आया है और वो अपने साथ कोई भी गलत कदम उठा सकता है। वो पागल हो रहा है और वो बस अजीब साइंस फिक्शन कहानियां लिखता है, पेंटिंग बनाता है। और ये भी पता चला है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी है। बार बार जो भूकंप के झटके आ रहे थे उसे लेस्ली अपने बच्चे के लिए डर गई थी। डोमिनिक को ऐसा लगता है कि लाइल का परफॉर्मेंस जबरदस्त था लेकिन एरिक का नहीं। एरिक के गवाही के बाद उसे ऐसा लगने लगा है दोनों भाई सच में साइकोपाथ हैं। और अगले दिन देखते हैं कि जज फैसला सुनाते हैं पर वो बताते हैं कि ज्यूरी किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच पाए, इसीलिए इस ट्रायल को मिस ट्रायल ऐलान कर दिया गया था। अब इसके बाद कहानी जाती है 6 महीने के बाद। लेस्ली ज्यूरी में बैठने वाली सभी औरतों के साथ बात कर रही थी और उन्हें बताती है कि अब हमें दोबारा से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा। वो सारी औरतें मानती हैं कि एरिक सच कह रहा था, लेकिन ज्यूरीज में जो मर्द लोग बैठे हुए थे उन्हें दोनों भाइयों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। लेकिन सवाल है आखिर ऐसा क्यों? कोई कहता है कि उन दोनों लड़कों को देखकर उन्हें उनका बेटा याद आता है। एक औरत कहती है शायद उन मर्दों को ऐसा लगता है कि लड़कों के ऊपर सेक्सुअल अब्यूज हो ही नहीं सकता, ऐसा होता ही नहीं। इसके बाद वो लोग एरिक से बात करते हैं लेकिन एरिक लेस्ली से अकेले में बात करना चाहता था। वो उसे भरोसा दिलाती है कि तुम डरो मत, ये केस हम जीतेंगे। एरिक कहने लगता है पता नहीं क्यों अचानक से सब कुछ बदल सा गया है, मीडिया वाले हमारे खिलाफ हो गए हैं और मुझे सिर्फ नफरत भरे खत आते हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है। इसके बाद सभी औरतें जाने लगती हैं लेकिन एक बूढ़ी औरत लेस्ली से कहती है बाकी औरत बताना नहीं चाहती, शायद मुझे पता है कि ज्यूरी में बैठने वाले मर्द के साथ प्रॉब्लम क्या है। उन्हें लाइल और एरिक पसंद नहीं है, ये तो सच है, लेकिन वो लोग तुमसे भी जलते हैं, वो तुम्हें पसंद नहीं करते। जिल लाइल से जाकर बात करती है, कहती है कि इस केस को लड़ने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है और अब उसे और लेस्ली को फ्री में काम करना पड़ेगा। लाइल कहता है पैसे हैं और उसे कहता है तुम बस अपना काम पूरा करो और अपने घंटे काउंट करो, हम पैसे चुका देंगे। वो कहता है वो एक बुक लिखने वाला है और नोरमा उसकी मदद करेगी। जिल उसे सच बताती है कि तुमने उस लड़की को सारी सच्चाई बता दी, वो लड़की नोरमा सारी रिकॉर्डिंग्स रिलीज कर रही है, तुमने उसे सब कुछ बता दिया। फिर वो उसके कुछ लाइंस पढ़ने लगती है, मैं रोने में इतना माहिर हो चुका हूँ कि मैं ज्यूरी को हिला दूंगा। अब ये सब सुनकर वो बहुत टेंशन में आ गया था और वो उसे बता देती है कि अगर तुम और गवाही देने जाओगे तो तुम्हारे पुराने स्टेटमेंट से सब कुछ मिलाया जाएगा, इसीलिए अब तुम गवाही नहीं दे सकते और अब ये केस पूरी तरह से एरिक पर निर्भर है। जिल उसे सॉरी कहती है और कहती है वो इस केस पर काम नहीं करेगी। अब टीवी पर हर जगह दोनों भाइयों का मजाक उड़ाया जाता है। लेस्ली एरिक से कह देती है कि सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। अचानक से लेस्ली उसे कहने लगती है कि तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि तुमने अपने मॉम डैड को जान से मारा, तुमने गोली जरूर चलाई लेकिन लाइल के गोली चलाने के वजह से तुम्हारे मॉम डैड की मौत हुई। एरिक उसे कहने लगता है कि ये सबका कोई फायदा नहीं है, सब हमसे नफरत करते हैं और तुम भी हमारी मदद नहीं कर सकती और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। अब अगले दिन सारे कैदियों को साफ सफाई के लिए लाया जाता है क्योंकि एक वीआईपी आने वाला है और एरिक न्यूज में देखता है ओजे सिम्पसन नाम के आदमी को जिसे अरेस्ट किया गया था और उसे उसी ब्लॉक में बंद किया जाता है जहाँ एरिक होता है। एरिक ओजे से बात करता है और ओजे पहचानता है एरिक कौन है। एरिक बताता है कि वो यहाँ 3 साल से है और फिर से उसका ट्रायल शुरू होने वाला है। ओजे कहने लगता है कि मैं यहाँ ज्यादा समय के लिए नहीं रहने वाला क्योंकि मैंने खून नहीं किया। ये जानने के बाद कि ओजे का लॉयर रॉबर्ट है जिसने दोनों भाई के केस को छोड़ दिया था, एरिक उसे बता देता है कि वो हमारा केस भी संभालता था लेकिन उसे बच के रहना, उसने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। एरिक उसे कहता है तुम्हें सेटलमेंट के लिए बात करना चाहिए। कुछ दिनों के बाद ओजे सिम्पसन वाले केस का फैसला आ जाता है और उसे नॉट गिल्टी करार दिया जाता है क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला कि उसी ने अपनी पत्नी को मारा है। ये सब कुछ सुनकर डोमिनिक हैरान था। कहानी जाती है 1995 में। लेस्ली लाइल और एरिक से मिलने के लिए आई होती है और लाइल बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि सिम्पसन इतना बड़ा हत्यारा होकर भी वो आराम से छूट गया, यहाँ तक कि उसे कटघरे में भी बुलाया नहीं गया। वो अब आराम से आजाद घूम रहा है। लाइल जब सरकारी वकील से मिलता है जिसका नाम चार्ल्स गेस्लर है तो वो काफी नाराज हो गया था क्योंकि सरकार की तरफ से दबाव दिया जा रहा था कि मेनेंडेस केस को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए। लाइल इस बूढ़े वकील के साथ काम नहीं करना चाहता और उसे जिल जैसी कोई वकील चाहिए और उसके पास पैसे भी है देने के लिए क्योंकि उसे हर हफ्ते डोनेशन मिलते हैं। लेकिन लेस्ली लाइल से कहती है कि तुम ये लेटर लिखना बंद करो क्योंकि कोर्ट में इसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है और ये मत भूलो कि मैं ये केस तुम्हारे लिए फ्री में लड़ रही हूँ और मैंने सुना कि तुमने अपने लिए नया विग मंगवाया है जिसकी कीमत करीब $2500 है। एरिक अपने भाई को पागल कहता है और वो ड्राइंग करने में बिजी था, जिसके बाद दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगता है और एरिक अपने भाई से कहता है कि वो यहाँ है लाइल के वजह से क्योंकि उस लड़की नोरमा ने लाइल के ऊपर एक किताब लिख डाला और यहाँ तक के
लाइल की रिकॉर्डिंग भी रिलीज हो चुकी है, जिसमें साफ साफ लाइल एक साइकोपाथ जैसा दिख रहा था। वो कहने लगता है कि हमें बस एक ज्यूरी को मनाना था, लेकिन तेरी वजह से सारा प्लान चौपट हो गया और हम यहाँ फंस गए। अब इससे पहले कि दोनों भाई एक दूसरे को मार ही डाले, लेस्ली लाइल को जाने को बोलती है। अब इसके बाद फिर से दूसरा ट्रायल शुरू होता है और प्रोसिक्यूटर लॉयर डेविड जो के खिलाफ लड़ रहा था, वो दोनों भाइयों की धज्जियां उड़ाने लगता है, क्योंकि अब उनके पास में दोनों भाइयों के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत जो है। वहां पर गाड़ी के शोरूम के आदमी को बुलाया जाता है जिसने लाइल के घर पे गाड़ी डिलीवर की थी। लेकिन जब लाइल गाड़ी को देखने गया था तो उसने कहा कि ये गाड़ी बहुत ही घटिया है, मगर उस गाड़ी की कीमत $32,000 थी। इसके बाद गवाही देने के लिए क्रेग को बुलाया जाता है और उससे उस स्क्रीन प्ले के बारे में पूछा जाता है जो उसने एरिक के साथ लिखा था। और वकील उसे पूछते हैं क्या ये स्क्रीन प्ले लिखने का मतलब ये हो सकता है कि एरिक ने अपना जुर्म कबूल किया। वो कहता है हाँ, और एरिक ने ये भी बताया था कि मर्डर वाली रात जब एरिक अपने घर के अंदर गया था तो उसने देखा कि उसके मॉम डैड सोए हुए थे, मतलब कि दोनों बेटों ने अपने मॉम डैड को मार डाला जब वो दोनों सोए हुए थे। इसके बाद वो अपने खून लगे हुए कपड़े फेंक देते हैं और वकील पूछता है क्या आप बिलियनर बॉयज क्लब मूवी के बारे में जानते हैं। क्रेग कहता है हाँ, उसी फिल्म को देखकर दोनों भाइयों ने ये सब कुछ किया। उस फिल्म की कहानी रिलीज होने से पहले ही एरिक को पता चल गई थी, क्योंकि उस फिल्म की कहानी उनके दोस्त ब्रायन के पेरेंट्स के बारे में है। फिर कटघरे में ब्रायन को बुलाया जाता है जिसके मॉम डैड को पैसे के लिए मार दिया गया था। डेविड पूछता है लाइल की तरफ से तुम्हें कोई लेटर आया था। वो कहता है हाँ, और वो चाहता था कि हम उसके लिए गवाही दें। इसके बाद कटघरे में एरिक को बुलाया जाता है और वकील उसे पूछते हैं तुम्हारे मन में कभी अपने मॉम डैड को क्रॉसबो से मारने का ख्याल नहीं आया। एरिक बताने लगता है कि जब वो गन की दुकान में गए थे तो वहां उन्हें क्रॉसबो देखने को मिला था, लेकिन वो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करता। और लेस्ली भी कहती है वकील सिर्फ कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। डेविड कहता है मैं तो बस ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन दोनों भाइयों ने अपने प्लान बनाकर मॉम डैड की हत्या की। फिर वो एरिक को उसके पुराने बयान दिखाने लगता है और पूछता है कि तुमने अपने रिश्तेदारों और मीडिया और सभी को बताया कि तुम्हारे मॉम डैड को माफिया ने मारा। डेविड उसे कहता है तुमने अपनी मॉम को इस तरह गोली मारा कि उनकी हड्डियां तक चकनाचूर हो गई। तुमने प्लानिंग करके ये सब कुछ किया। एरिक कहने लगता है कि बचपन में उसके डैड उसे कहा करते थे कि उनके घर के अंदर जो कुछ भी होता है उसके बारे में अगर बात बाहर गई तो वो एरिक को मार डालेंगे। जब लाइल को इस बारे में पता चला तो दोनों को यकीन हो गया था कि उनके मॉम डैड उन्हें मार डालेंगे, इसलिए उन लोगों ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब किया। डेविड को ये सब बकवास लगता है। एरिक उसे पूछता है क्या आपके डैड ने कभी आपका रेप किया है। डेविड कहता है अगर सेक्सुअल अब्यूज के बारे में ही बात करना है तो उस पर मैं तुम्हें गलत साबित कर सकता हूँ। इसके बाद वहाँ पर पूल रिपेयरमैन को बुलाया जाता है और वो गवाही देता है कि उसने इन दोनों लड़कों को देखा था अपने माँ बाप पर चिल्लाते हुए, बदतमीजी से बात करते हुए। असली में उनके माँ बाप इन दोनों से डरे हुए रहते हैं। के आदमी को भी बुलाया जाता है जो भी गवाही देता है कि उस दिन दोनों भाई बिल्कुल भी डरे हुए तो नहीं लग रहे थे। इसके बाद घर की नौकरानी को बुलाया जाता है और वो भी बताती है कि घर में बिल्कुल भी झगड़ा होता तो नहीं था, मैंने कोई चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी, नोकझोंक जरूर होती थी। इसके बाद वहाँ पर मर्जी को बुलाया जाता है और वो भी कहने लगती है कि जोज एक गुस्सैल आदमी नहीं था, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा अपने बेटों पर चिल्लाते हुए। डेविड एक सबूत दिखाता है और यही एकमात्र सबूत है जिससे कि सेक्सुअल अब्यूज साबित होता है, और ये एक डॉक्टर का रिपोर्ट है। फिर वो एक किताब लाता है और कहने लगता है कि लेस्ली अपने क्लाइंट्स को यही किताब देती है पढ़ने के लिए, लोगों के सामने ऐसा इंप्रेशन बनाने के लिए कि वो इनोसेंट है। लेस्ली खड़ी होती और कहती है कि ये सबका कोई सबूत नहीं है और इस ट्रायल को मिस ट्रायल करार दिया जाए, लेकिन जज उसे कहते हैं बैठने के लिए। वो परेशान होने लगती है और वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी क्योंकि वो अपने क्लाइंट्स को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। डेविड कहने लगता है इन दोनों भाइयों ने अपने सेक्सुअल अब्यूज के बारे में कभी किसी को नहीं बताया, और सेक्सुअल अब्यूज की बातें होना तब शुरू हुई जब ये दोनों लेस्ली से मिले थे। लेस्ली का एक और रईस खूनी क्लाइंट भी था जो अब्यूज का बहाना देकर बच निकला, इसलिए वो सोची होगी शायद एक और बार आजमाते हैं। डेविड कहने लगता है इन सभी ने मिलकर सोच समझ के एक स्टोरी बनाई, साजिश किया और अपने मॉम डैड का मर्डर किया। और वो कहता है इन दोनों का सबसे बड़ा मोटिव था पैसा। लाइल ने कहा था कि वो अपने लिए रोलेक्स खरीदना चाहता है। उनके डैड ने कहा था कि वो उन दोनों को अपने वसीयत से बेदखल करते हैं। इससे पहले कि दोनों को वसीयत से निकाला जाए उन दोनों ने अपने मॉम डैड को मार डाला, और हम लोग पहले से ही जानते हैं कि अपने मॉम डैड को मारने के बाद कुछ ही महीनों के अंदर इन दोनों ने $7 लाख खर्च किए। इसके बाद हम जर्नलिस्ट डोमिनिक को देखते हैं जो फिर से अपने दोस्तों के साथ
मेनेंडेज मर्डर केस के बारे में बात कर रहा था और कहने लगता है कि ओजे सिम्पसन के खिलाफ बहुत सारे एविडेंस थे, लेकिन फिर भी वो आज आजाद घूम रहा है और यही तो है अमेरिका का इंसाफ। और वो अपना किताब लिखने के लिए कनेक्टिकट जाने वाला है और वो मेनेंडेज के केस से ऊब चुका है, लेकिन उसे सुनने को मिला है कि लाइल एक सीरियस रिलेशनशिप में है। उस लड़की का नाम है एना। एरिक की बात की जाए तो उसकी हालत खराब है, वो लोगों से झगड़ा करता है, इसीलिए उसे सबसे अलग रखा जाता है। और मुझे ये भी पता है कि उसे टैमी नाम की लड़की पसंद करती है। उम्मीद करते हैं कि इस बार जस्टिस मिलेगा। अब अगले दिन कोर्ट में एरिक और लाइल को फर्स्ट डिग्री मर्डर में कसूरवार पाया जाता है और सजा की सुनवाई अगले दिन शुरू होगी। ज्यूरी के पास दो ऑप्शन दिया जाता है, उन्हें चुनना होगा कि इन दोनों भाइयों को उम्र कैद की सजा मिलेगी या फिर मौत। इसके बाद सारे जूरी मेंबर्स को देखते हैं और वो लोग आपस में बात कर रहे थे क्योंकि उन्हें अभी भी नतीजे पर पहुंचना होगा। मगर एक औरत कहती है कि उसे अभी भी दोनों भाइयों पर यकीन है, उनके साथ अब्यूज हुआ है, तो वो कजन और फैमिली मेंबर्स के गवाही को इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन एक बूढ़ी औरत होती है, वो कहने लगती है कि उन सभी को इन दोनों भाइयों ने पैसे दिए थे और अगर उन प्राइवेट पार्ट के फोटोज की बात की जाए तो वो सब इन दोनों भाइयों ने ही खींचे हैं और दोनों भाई साइको हैं, दोनों भाई मॉन्स्टर्स हैं। कि तभी उस औरत को कुछ होने लगता है। अब उस औरत के जगह पर एक बूढ़े आदमी को बुलाया जाता है और वो फिलहाल इस केस में नया है, तो वो कहने लगता है कि मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन उन दोनों भाइयों के रिश्तेदार उन्हें बचाना चाहते हैं और इसका कोई तो कारण होगा। अगर ये सच है कि उन दोनों भाइयों ने जो कुछ भी कहा वो उनके साथ हुआ है, वो उन चीजों से गुजरे हैं, तो शायद मैं भी वही करता जो उन दोनों ने किया, लेकिन फिर भी जान लेना गलत है। अब आखिर में ज्यूरी ये फैसला सुनाते हैं कि दोनों भाइयों को उम्र कैद की सजा होगी। डेविड इस सबसे खुश था। लेस्ली कहने लगती है कि उन दोनों भाइयों ने अपनी पूरी जिंदगी नर्क में जी है, अब बाकी जिंदगी भी वो नर्क में ही बिताएंगे, इसमें अच्छा क्या है, लेकिन फिर भी गैस चैम्बर से तो अच्छा है। लेस्ली डिटेक्टिव से बात करती है क्योंकि उसे पता चला कि दोनों भाइयों को अलग अलग जेल में रखा जाएगा, क्योंकि अगर वो दोनों एक साथ रहेंगे तो भागने की प्लानिंग वगैरह ये सब करते रहेंगे। फिर हम जेल में देखते हैं कि एरिक एक प्रीस्ट से बात कर रहा था और वो एरिक को समझाते हैं कि अब तुम्हारी जिंदगी यही है, अपनी जिंदगी का मतलब और मकसद तुम्हें अंदर ही रहकर ढूंढना होगा। अब कुछ समय के बाद देखते हैं कि दोनों भाइयों को ट्रांसफर किया जा रहा था और दोनों भाइयों को अलग अलग प्रिजन में रखा जाएगा। दोनों भाई एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे और फिर उन दोनों की गाड़ी अलग अलग रास्ते चली जाती है। इसके बाद हम फिर से उसी फिशिंग ट्रिप को देखते हैं। मर्डर से एक दिन पहले जोसे किटी को बताने लगता है कि वो यहाँ पर शार्क को पकड़ने के लिए आए हैं और वो दोनों एक साथ बहुत खुश लग रहे थे। जोसे किटी से कहता है कि तुम्हें अपनी जर्नलिज्म दोबारा से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि मैं सेनेटर बनने के लिए इलेक्शन लड़ूंगा और तुम मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखना। फिर वो लोग अपने बेटों को देखते हैं जो अकेले एक दूसरे से बात कर रहे थे। एरिक अपने भाई से पूछता है तुम पीछे तो नहीं हटने वाले, हम लोगों ने गन्स भी खरीद लिए हैं। लाइल कहता है अब हम ये करके रहेंगे। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है और ये बताया जाता है कि दोनों भाई अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि उनके साथ उनके डैड ने सेक्सुअल अब्यूज किया और वो अभी भी अपनी सजा काट रहे हैं। अब इस केस के बारे में बात की जाए तो ये तो किसी को भी नहीं पता कि असली में उन दोनों भाइयों के साथ क्या हुआ, घर में उनके साथ चार दीवारी के अंदर क्या हो रहा था, ये तो कोई नहीं बता सकता। लेकिन सच बात तो ये है कि लड़कों के साथ होने वाले सेक्सुअल अब्यूज को कभी कोई सीरियसली नहीं लेता। अभी के समय कोई सीरियसली नहीं लेता तो 80s और 90s के समय की तो दूर की बात है। कौन ही यकीन करेगा कि लड़कों के साथ भी रेप हो सकता है। अगर कोई ऐसी बात कर भी देता है तो लोग हंसने लगते हैं, ये सोचते हैं कि लड़कों के साथ ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। अब इमेजिन करके देखो कि इन दोनों भाइयों की जगह पर अगर दो बहनें होती तो इस केस का नतीजा क्या होता। और दोनों बहनों को रिलीज करने के लिए प्रोटेस्ट वगैरह निकलते रहते वो अलग, लेकिन यहाँ दो भाई थे और दोनों भाइयों पर साइकोपाथ का लेबल दे देना सबसे आसान था और दोनों भाइयों के एक बात पर यकीन नहीं किया गया। इससे कोई डिनाई नहीं कर रहा कि दोनों भाइयों ने अपने मॉम डैड का कत्ल किया, मगर आपको क्या लगता है कि दोनों भाइयों ने जो अपने सेक्सुअल अब्यूज की कहानी सुनाई उस पर किसी ने यकीन नहीं किया? क्या वो सही था? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।